नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं आप सबका दोस्त रोशन और आप देख रहे हैं सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की खास वीडियो, जिसमें हम बारी बारी से सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को जानेंगे विस्तार से। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही कि लॉकडाउन के बाद 4 मई से कुछ बदलावों के साथ ट्रेनों को चलाने की तैयारी में जुटा रेलवे। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देश में 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बाद 4 मई से भारतीय रेलवे कुछ बदलावों के साथ देश के कुछ राज्यों में ट्रेनों के परिचालन की तैयारियों में जुट गया है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भारतीय रेलवे ट्रेनों के परिचालन को चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर सकती है। हालांकि रेलवे को ट्रेनों के आंशिक या चरणबद्ध तरीके से परिचालन की सरकार की ओर से अनुमति मिलने का इंतजार है, मगर रेलवे ने अंदरूनी तौर पर परिचालन की तैयारियों पर अमल करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों में इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है कि लॉकडाउन समाप्त होने के दिन यानी 4 मई से ही रेलवे के विभिन्न डिवीजनों और जोनों में स्टाफ शटल का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। खबरों में बताया ये भी जा रहा है कि वर्क प्लेस पर रेलवे के कर्मचारियों को ले जाने के लिए परिचालित होने वाले स्टाफ शटल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें रेल कर्मियों के बैठने की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस स्टाफ शटल में इंजन के अलावा केवल 2 कोच ही होंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रेल कर्मियों को बैठाया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि सीएम योगी ने की प्रवासी मजदूरों से अपील, कहा धैर्य बनाए रखें, सभी की वापसी के लिए बन रही है कार्य योजना। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग राज्यों में फंसे कामगारों व मजदूरों से अपील की है कि वे वर्तमान में जिस जगह पर हैं वहीं रहें और धैर्य का परिचय दें। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सभी प्रवासी कामगार व श्रमिक भाई बहनों से अपील है कि जिस धैर्य का परिचय आप सभी ने अभी तक दिया है उस धैर्य को बनाए रखें, पैदल न चलें, जिस राज्य में है वहां की सरकार से संपर्क में रहें। आप सभी की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित राज्य सरकार से बात कर कार्य योजना बनाई जा रही है। सीएम योगी ने गुरुवार को टीम 11 के साथ बैठक कर श्रमिकों व कामगारों की वापसी को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों एवं श्रमिकों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग को उचित दिशा निर्देश भी दिया। उन्होंने 6 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, शेल्टर होम, कम्युनिटी किचन तैयार करने का निर्देश दिया। यूपी सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर यूपी के कामगारों और श्रमिकों की विस्तृत ब्यौरा मांगा। सभी का नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी गई। उसको अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेनों की मांग। बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और छात्रों आदि की आवाजाही की अनुमति दे दी है। केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने की तैयारी करें। राज्यों ने मजदूरों को वापस भेजने की तैयारी शुरू भी कर दी है। केंद्र ने जहाँ सड़क मार्ग यानी बसों के जरिए मजदूरों को भेजने का आदेश दिया, वहीं कुछ राज्यों ने मांग की है कि मजदूरों की वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं। वहीं बिहार, पंजाब, तेलंगाना और केरल ने केंद्र सरकार से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। राज्यों ने कहा है कि लोगों की संख्या काफी है, ऐसे में बसों से इन लोगों को घरों तक पहुंचाने में काफी समय लग जाएगा, वहीं संक्रमण का भी खतरा रहेगा। क्योंकि बता दें कि बिहार में एक आकलन के अनुसार 35 से 40 लाख लोगों को बाहर से लाया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है कि लोगों को विभिन्न प्रदेशों से बसों से लाना होगा। बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संबंध में मंथन किया और पाया कि इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ये संभव नहीं है कि इन्हें बस से लाया जा सके, इसीलिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस आशय का एक ट्वीट भी किया है। पूर्व में भी मुंबई और अन्य जगहों से कोरोना काल में रेलवे ने 2 विशेष ट्रेनें चलाई थी। मुख्यमंत्री के कहने पर उनके ठहराव स्थल तय किए गए थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मंदिर, मस्जिद और किसी भी उत्सव में नहीं बजाने दिया जाएगा लाउड स्पीकर, और अब ये भी नहीं होगा। बता दें कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए कोरोना लॉकडाउन के इन दिनों पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ती जा रही है। यूं तो सभी धर्मों के आस्था के केंद्र, पूजा, इबादतगाह आदि पर रोक है, मगर कहीं कहीं लाउड स्पीकर और भोंगा बजाए जा रहे हैं। इन पर राज्य में अब रोक लगा दी गई है। गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस बारे में साफ कर दिया है। कहा गया है कि मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान हो या किसी भी तरह के अन्य सामाजिक धार्मिक उत्सव हो, लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा स्थिति सामान्य होने तक गांवों में, शहरों में किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के चलते जारी एक गाइडलाइन के तहत ही राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, मेले या उत्सवों पर रोक लगाई है। इन्हीं के साथ लाउड स्पीकर के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं लाउड स्पीकर के उपयोग नहीं करने के इस आदेश पर अल्पसंख्यक संयोजन समिति के मुजाहिद नफीस ने नाराजगी जताई है। मुजाहिद नफीस ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग अजान सुनकर ही सहरी व इफ्तारी करते हैं। सरकार व गृह मंत्रालय को चाहिए कि लाउड स्पीकर का डेसिबल तय करके कम आवाज में लाउड स्पीकर की मंजूरी दे दे। इससे हमारे रोजेदार व नमाजियों को समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि हार्दिक पटेल बोले, कांग्रेस पार्टी प्रचार में कमजोर है, तभी भाजपा खुद को ईमानदार साबित कर देती है। बता दें कि कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भाजपा सरकार के मुकाबले अपनी पार्टी को प्रचार प्रसार में कमजोर माना है। हार्दिक का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ईमानदार है। भाजपा वाले कांग्रेस के झूठे घोटाले दिखाकर जनता को गुमराह करते थे, मगर आज भाजपा सरकार में करोड़ों के अनगिनत घोटाले हुए हैं, फिर भी प्रचार प्रसार के जरिए भाजपा खुद को ईमानदार साबित कर देती है। युवा कांग्रेस नेता ने यही बातें अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखी। अपनी पार्टी की तारीफ में हार्दिक ने यह भी लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने चोर और घोटालेबाज उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। स्वार्थी और देश विरोधी व्यक्ति एक बात समझ ले कि कांग्रेस जनहित में कार्य करती है, जनता और गरीबों के बारे में सोचती है। युवा कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल इसी तरह भाजपा सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर आए दिन रोज घेरते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तबलीगी जमात की तारीफ में ट्वीट किया था। हार्दिक ने विगत रविवार को लिखा है, गलती पर तुम गाली देते हो, लेकिन सराहनीय कार्य पर प्रशंसा जरूर करें। तबलीगी जमात के लोगों ने एक नेक काम किया है। हरियाणा में झज्जर हॉस्पिटल में 129 मरीज ठीक हो गए। इनमें से कई अब दूसरे मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना खून देने को तैयार है। ये काबिले तारीफ है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोटा में फंसे बिहार के बच्चों के लिए पप्पू यादव ने भेजी 30 बसें, ट्वीट कर दी जानकारी। लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के बच्चों को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। इसी कड़ी में बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कोटा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए 30 बसें भेजी हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट कर कहा कि मेरी कोटा के कलेक्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री के सचिव से बात हुई है, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम 250 बसें भेजें, तब जाकर हम बिहार के बच्चों को भेजेंगे। पप्पू यादव के अनुसार उन्होंने कोटा के प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि पहले कोटा में जो बच्चियां फंसी हुई हैं उनको बाहर निकालें और उनको घरों तक भेजें, लेकिन उनका कहना है कि कम से कम 100 बसें भेजने पर ही हम बच्चियों को यहां से भेज सकेंगे। पप्पू यादव ने ट्वीट में लिखा है कि बिहार सरकार के पास धन नहीं है, मैं तन मन धन से हर बिहारी को बिहार लाने को प्रतिबद्ध हूँ। कोटा से छात्रों को लाने हेतु वहां 30 बस लगवा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो बस सैनिटाइज करवाकर छात्रों की सुरक्षित यात्रा का इंतजाम सुनिश्चित कराएं। वहीं आपको बता दें कि राशन कार्ड पॉलिटिक्स पर पप्पू ने भी बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जन वितरण प्रणाली का बंदर बांट हो रहा है। यही कारण है कि अब तक यहाँ के लोगों को दाल उपलब्ध नहीं कराया गया है। पप्पू यादव ने ये भी पूछा कि 25 लाख मजदूर अगर बिहार में आएंगे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था कैसे की जाएगी। इसको लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उपाय करने की जरूरत है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक बम्पर इनाम। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है।
आज का सवाल है, आपको बताना है कि इंदौर शहर किस राज्य में स्थित है। सही जवाब कमेंट में आप लिख सकते हैं और सही जवाब देने वाले को रेंडमली सेलेक्ट करके उन्हें दिया जा सकता है एक शानदार इनाम। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने कहा, लॉकडाउन अगर आगे खींचता है तो कोरोना वायरस से ज्यादा भूख लोगों को मार डालेगी। बता दें कि इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने कहा कि अगर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन लंबा खींचता है तो महामारी की तुलना में भूख से मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। मूर्ति ने कहा है कि देश को कोरोना वायरस को एक नए सामान्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सबसे कमजोर की रक्षा करते हुए सक्षम लोगों के रिटर्न टू वर्क की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बुधवार को एक वेबिनार में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए नारायण मूर्ति ने कहा, हमारे लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत बहुत लंबे समय तक इस स्थिति में नहीं रह सकता है, क्योंकि कुछ समय में भूख से होने वाली मौतों का आंकड़ा कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों की संख्या से बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित देशों की तुलना में कुल पॉजिटिव मामलों में भारत की मृत्यु दर बहुत कम है। उन्होंने कहा कि चूंकि 3 मई तक ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन के कारण अब तक भारत वायरस के प्रसार को कम करने में सक्षम रहा है। भारत में कोविड-19 के लिए 31,000 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 30 जनवरी को पहले सूचित संक्रमण के बाद से अब तक 1008 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में महंगी हुई शराब। लॉकडाउन के घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने आबकारी शुल्क बढ़ाया। बता दें कि राजस्थान में शराब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के चलते हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए आबकारी शुल्क बढ़ाया है। हालांकि अभी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में शराब की बिक्री भी बंद है, मगर लॉकडाउन खुलने के बाद बढ़ी हुई दरों से शराब बेचकर सरकार राजस्व की हानि की पूर्ति करने के लिए ये कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को राजस्थान के वित्त विभाग ने आबकारी शुल्क बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना में संशोधन करने का आदेश जारी किया है। आबकारी के एक अधिकारी के हवाले से खबर है कि 900 रुपये से नीचे की भारत में निर्मित विदेशी शराब पर 25% की जगह 35% आबकारी शुल्क और ड्यूटी अब 35% की जगह 45% की गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की मोदी सरकार को सलाह, रोमांच से बाहर निकल इन 3 मोर्चों पर करें काम। बता दें कि अक्सर कई मुद्दे पर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार के ऊपर मौजूदा हालातों को लेकर निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि रोमांच से बाहर निकल इन CAA को लेकर हुई हिंसा, कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मोर्चों पर काम करें। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने खुद की सरकार को ही निशाने पर लिया है। गुरुवार को बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए ट्वीट किया कि 3 स्तरों पर संकट है जिनसे निपटने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने पहला गिनाया कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सांप्रदायिक उकसावे पर हिंसक आंदोलन के बाद पैदा हुआ हालात। दूसरा बताया कि वित्त मंत्रालय के नौसिखियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत और तीसरा कोरोना वायरस महामारी। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को एयर इंडिया को बेचने जैसे रोमांच से बाहर निकलकर इन तीनों मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में वित्त मंत्रालय को निशाने पर लेते हुए स्वामी ने मंत्रालयों में नियुक्त अधिकारियों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वैश्विक रिसर्च व ब्रोकरेज कंपनी UBS ने कहा कि चालू कारोबार साल में देश की GDP विकास दर घटकर 0.4% तक आ सकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और अगर आप ताजा तरीन और मुख्य समाचार की वीडियो अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।